प्रधानमंत्री जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद नेटवर्क 18 को ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देने के लिए। आपके दर्शकों को हमारा नमस्कार। धन्यवाद। मेरा पहला सवाल सीधा और सरल सा है। आप 2 साल पहले बहुत भारी बहुमत से आए, निर्णायक बहुमत से आए और प्रधानमंत्री बने। आप अपने प्रधानमंत्री बनने तक के सफ़र को कैसे देखते हैं और सबसे बड़ी कामयाबी क्या मानते हैं? प्रधानमंत्री का दायित्व मिलने के बाद करीब 2.25 साल हुए हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमारे देश में जनता समय समय पर सरकारों का मूल्यांकन करती है, मीडिया भी मूल्यांकन करता है और आजकल तो प्रोफेशनल सर्वे एजेंसीज भी इसका एनालिसिस करती हैं और मैं इसको अच्छा मानता हूं और इसलिए मैं जनता जनार्दन पर ही छोड़ देता हूं कि वही मूल्यांकन करे कि मेरी सरकार कैसी रही। लेकिन मैं ये जरूर चाहूँगा कि जब भी मेरी सरकार का आप मूल्यांकन करें तो हमें दिल्ली सरकार में आने से पहले सरकार का हाल क्या था, देश का हाल क्या था, मीडिया में किन बातों की चर्चा हुआ करती थी, अगर उसको एक बार हम नज़र कर लेंगे तो हमें ध्यान में आएगा कि भाई पहले अखबार भरे रहते थे भ्रष्टाचार की बातों से, पहले अखबार भरे रहते थे निराशा की बातों से। आए दिन हर हिंदुस्तानी के दिल दिमाग से निराशा का स्वर निकलता था। सरकार बनने के बाद मेरा पहला प्रयास यही रहा कि निराशा के माहौल को खत्म किया जाए, देश में आशा और विश्वास पैदा किया जाए। और वो सिर्फ भाषणों से नहीं होता है, कदम उठाने पड़ते हैं, करके दिखाना पड़ता है। और आज 2.25 साल के बाद इतना तो मैं जरूर कह सकता हूँ कि न सिर्फ हिंदुस्तान के लोगों के दिल में एक विश्वास पैदा हुआ है, लेकिन विश्व भर के लोगों के भारत के प्रति भरोसा बढ़ा है। एक समय था जबकि हमें डूबती नैया के रूप में देखा जाता, ब्रिक्स की चर्चा होती तो कहते थे कि ब्रिक्स में जो BRICS है, उसमें जो आई है वो लुढ़क चुका है। आज कहते हैं कि भाई सबसे ब्राइट स्पॉट कोई है तो हिंदुस्तान है। तो ये अपने आप में मैं समझता हूँ कि मूल्यांकन करने का आसान तरीका होगा। जी, क्योंकि आप डेवलपमेंट एजेंडा के मुद्दे पर देश में आपकी सरकार आई, तो मेरे अगले कुछ प्रश्न इकोनॉमी को लेकर होंगे। काफ़ी मशक्क़त के बाद GST बिल आप पारित करने में कामयाब हुए। क्या आप ये बताना चाहेंगे कि आप इसको कितनी बड़ी कामयाबी मानते हैं और इससे आम आदमी को क्या लाभ मिलेगा? देश आज़ाद होने के बाद फाइनेंस और टैक्सेशन सिस्टम में जो रिफॉर्म हुए हैं, शायद ये आज़ाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रिफॉर्म है। और इस रिफॉर्म से भारत में तो बहुत बड़ा बदलाव आएगा। हमारे देश में बहुत कम लोग टैक्स देते हैं। कुछ लोग इसलिए देते हैं कि दिल में देशभक्ति पड़ी है कि भाई देश के लिए मुझे कुछ करना चाहिए। कुछ लिए इसलिए देते हैं कि भाई कभी नियम तोड़ना नहीं चाहिए, कानून में रहना चाहिए, इसलिए देते हैं। कुछ लोग इसलिए देते हैं कि भाई बेकार में कहीं पचड़े में पड़ जाएंगे, परेशानी में आ जाएंगे, जान छोटी लाखों पाए, दे दो। लेकिन ज़्यादातर इसलिए नहीं देते हैं कि प्रोसेस इतनी कठिन होती हैं और एक बार इस चक्कर में पैर पड़ गया तो पता नहीं कब निकलेंगे, डर रहता है। GST के बाद इतना सरलीकरण हो जाएगा कि सामान्य व्यक्ति भी देश के लिए कुछ करना चाहता है तो जरूर टैक्स देने के लिए आगे आएगा। इसलिए कोई कठिनाइयाँ नहीं होगी, बड़ी सरल प्रोसेस से हो जाएगा। दूसरा, आज भी आप जाओगे तो होटल में खाना खाओगे तो बिल आएगा, बिल के नीचे ये शेष, वो शेष, डिगना शेष, फलाना शेष, और व्हाट्सएप पर लोग भेजते हैं
कि ये इतना बिल और इतना शेष, ये सब निकल जाएगा। ये सामान्य मानवी को तो एकदम सरल हो जाएगा। दूसरा हम देखते हैं कि ऑक्ट्रॉय के स्थान पर या स्टेट टू स्टेट जो चेक पोस्ट है वहाँ देखें, मीलों तक हमारी व्हीकल्स की लाइनें खड़ी हैं। और जब कोई व्हीकल खड़े रहते हैं तो देश की इकोनॉमी को बहुत नुकसान करते हैं। अब इसके कारण वो सीमलेस हो जाएगा, सारा एक दूसरे राज्यों से माल जाना आना सरल हो जाएगा और टैक्सेशन सिस्टम के तरीके भी सरल हो जाएंगे। और इसके कारण सामान्य मानवी को कठिनाइयां तो दूर होगी और देश का रेवेन्यू भी विकास के लिए काम आने में सुविधा बढ़ जाएगी। आज कभी कभी केंद्र और राज्यों के बीच में अविश्वास होता है, इसके बाद वो अविश्वास का माहौल भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक ही प्रकार की टैक्सेशन सिस्टम होगी, हर एक को पता होगा क्या हो रहा है, तो एक ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी और जो फेडरल स्ट्रक्चर को भी ताकत देगी। सत्ता में आने के बाद आपकी सबसे बड़ी चुनौती इकॉनमी थी। आपके लिए सिर्फ यही ज़रूरी नहीं था कि आप इकॉनमी को वापस पटरी पर लाएं, पर उसको एक तेज़ गति से आगे भी बढ़ाएं। आप कैसे असेस करते हैं सिचुएशन को? क्या कामयाबी आपने हासिल करी इसमें? आपकी बात सही है कि एक प्रकार का नेगेटिव माहौल था और उसका इको इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा था। देश के व्यापारी उद्योगकार सब एक पैर बाहर रख चुके थे। सरकार में एक प्रकार के पैरालिसिस की अवस्था थी। तो एक तरफ तो ये माहौल था, दूसरी तरफ जब हम आए तो लगातार 2 साल हमें अकाल फेस करना पड़ा, वाटर स्कैर्सिटी। तीसरी प्रॉब्लम आई, दुनिया में मंदी का दौर एकदम से उभर करके आ गया। तो एक के बाद एक आने के बाद भी चैलेंजेस आती रही। सिर्फ पहले चैलेंजेस थे ऐसा नहीं, आने के बाद भी चैलेंजेस आती रही। लेकिन इरादा नेक था, नीतियां स्पष्ट थी, नीयत साफ थी, निर्णय करने का हौसला था, क्योंकि कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं था। इसका परिणाम ये आया कि सकारात्मक वातावरण बहुत तेजी से बढ़ने लगा। आज आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसी कालखंड में आया। सारी दुनिया कहती है कि 7+ ग्रोथ, ये दुनिया की जो बड़ी इकोनॉमी है, इसमें फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के रूप में माना जाता है। वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, क्रेडिट एजेंसीज हो, इवन UN की एजेंसीज हो, ये सब कह रहे हैं कि भाई आज भारत बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। तो ये वो नीतियां पर बल दिया गया है जो देश के अर्थतंत्र को गति दे। इस बार मौसम भी अच्छी है, वर्षा ठीक हुई है और भारत की इकोनॉमी को मौसम, एग्रीकल्चर बहुत बड़ी ताकत देता है, एक ड्राइविंग फोर्स है। इसके कारण और ज़्यादा उत्साह बढ़ा है जो आने वाले दिनों में बड़ा उज्जवल रहेगा। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है, एकाध चीज़ में बढ़ोतरी अच्छा हो उसी की चर्चा होती है। आज देखिए हर क्षेत्र में चर्चा हो रही है। बिजली का उत्पादन भी बढ़ा है तो बिजली की मांग भी बढ़ी है। इंफ्रास्ट्रक्चर का काम बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर का काम तब बढ़ता है जबकि इकोनॉमी की मांग होती है, तब बढ़ता है। तो इन सारी बातों से लग रहा है कि वो दिन से हम काफ़ी दूर आगे अच्छी पोजीशन में पहुंच गए हैं। आपने एकदम ठीक कहा कि मानसून की वजह से और उत्साह आया है, शेयर बाज़ार में भी तेज़ी आई है। क्या आप ये बताना चाहेंगे कि नेक्स्ट वेव ऑफ रिफॉर्म्स क्या होंगे? पहली बात है कि हमारे देश में जो बड़ी चर्चा में आई उसी को ही रिफॉर्म माना जाता है।
और अगर वो नहीं हुआ तो कहते रिफॉर्म नहीं हुआ। ये हमारी अज्ञानता का भी दर्शन कराता है। एक्चुअली रिफॉर्म टू ट्रांसफॉर्म, ये मेरा मंत्र है। और मैं मेरे सरकार में तो कहता हूँ रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। और अगर आज इंटरव्यू में बैठा हूँ तो मैं ये भी कहूँगा रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म एंड इन्फॉर्म। हमारे इस देश में अब जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, हम बहुत तेजी से रैंकिंग हमारा सुधर रहा है। ये बिना रिफॉर्म संभव नहीं है, क्योंकि हमारी पद्धतियाँ, नियम, व्यवस्थाएं, अर्जी करने के फॉर्म ये इतने दुविधापूर्ण थे। अब इसमें रिफॉर्म हुआ तो हमारा रेटिंग बढ़ने लगा। ये बहुत महत्वपूर्ण रिफॉर्म हर स्तर पर हो रहे हैं। 1700 के करीब कानून हमने ऐसे निकाले जो 19वीं शताब्दी के, 20वीं शताब्दी के कानून हम लेकर के बैठे थे। एक प्रकार कानून का जंगल था। पार्लियामेंट के अंदर शायद 1000-1200 का तो मुक्ति हो गई, बाकियों का भी हो जाएगा। मैंने राज्यों को भी कहा है। ये बहुत बड़े रिफॉर्म है जिसको लोग जानकारियों के अभाव में रिफॉर्म मानते नहीं है। तो एक तो ये काम है। अब देखिए शिक्षा क्षेत्र में हमने एक ऐसा बड़ा महत्वपूर्ण कदम उठाया है जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया है। हमने कहा है यूनिवर्सिटीज 10 सरकारी 10 प्राइवेट, वे यूजीसी के सारे नियमों से बाहर निकाल देंगे। हम वो अप्लाई करें, हम ऊपर से उनको एक्स्ट्रा पैसा देंगे और वो वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनने की दिशा में हमें क्या करके दिखाते हैं। नियमों के कारण परेशानी है, चलो नियम नहीं करके दिखाओ। ये बहुत बड़ा रिफॉर्म है जी, लेकिन लोगों का ध्यान बहुत कम जाता है। हमारे यहाँ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, ये अपने आप में बड़ा रिफॉर्म है। तो ये प्रक्रियाएं और व्यापक करनी है, और ज़्यादा तेज करनी है। और केंद्र में कॉमन मैन है। सामान्य मानवी की सुविधाएं कैसे बढ़े, सामान्य मानवी की सरलता कैसे बढ़े, सामान्य मानवी को उसके हक का कैसे मिले, इन चीज़ों पर हम बल देना चाहते हैं। इकोनॉमिक सुधार काफ़ी हुआ है, पर उसके बावजूद प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अभी भी थोड़ा स्लो है। कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो अभी भी ट्रबल में है, जैसे कि रियल एस्टेट सेक्टर हो गया। वेंचर कैपिटल फंडिंग भी थोड़ी स्टार्टअप इकोनॉमी में स्लो हो गई है। तो आप प्राइवेट उद्योग को और फॉरेन इन्वेस्टर्स को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैंने देखा है, शायद आपने विवेक के कारण, मर्यादा के कारण एक ब्लंट सवाल मुझे नहीं पूछा। ज़्यादातर लोग पूछ लेते हैं कि मोदी जी 2.25 साल में ऐसी कौन सी गलती की आपने, आपको लगता है। आज मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे सरकार बनाने के बाद पहला बजट पेश करने से पहले संसद में देश की आर्थिक स्थिति का एक वाइट पेपर रखना चाहिए था। ये विचार भी आया था, लेकिन मेरे सामने 2 रास्ते थे। राजनीति मुझे कहती थी कि मुझे सारा कच्चा चिट्ठा खोल देना चाहिए। राष्ट्रनीति मुझे कहती थी कि पॉलिटिकल तो बहुत लाभ हो जाएगा, लेकिन देश में सब लोग जब इतनी हालत खराब है ये जानकारियां पाएंगे तो पूरी तरह निराशा इतनी आ जाएगी, मार्केट इतना टूट जाएगा, देश की इकोनॉमी को इतना बड़ा धक्का लगेगा, ग्लोबली भी देश को देखने का सोच समझ बदल जाएगा, उसमें से फिर बाहर निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो राजनीतिक नुकसान झेल करके भी राष्ट्र के हित में अभी चुप रहना अच्छा है। और उस समय मैंने बैंकों के एनपीए की हाल क्या था, बजट में किस प्रकार से आंकड़े इधर उधर किए गए थे,
आर्थिक स्थिति है, ये सारी चीज़ें मैंने देश के सामने नहीं रखी। हमें नुकसान हुआ, हमारी आलोचना भी हुई, और आज जो कुछ भी वो पाप मैं झेल आगे ढो रहा हूँ, वो ऐसा लग रहा है जैसे मेरे कारण है। वो भी मुझे गालियाँ खानी पड़ रही हैं, लेकिन शायद राजनीतिक नुकसान झेल करके भी राष्ट्र नीति के मार्ग पर जाना मैंने तय किया, और उसका परिणाम ये है कि मैं चीज़ों को ठीक कर पा रहा हूँ। कमियां देखते हुए भी अच्छा करने का प्रयास करता हूँ। इन सारी चीज़ों का इम्पैक्ट ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पर नजर आता है। उन पुरानी चीज़ों का बोझ उन पर भी है। एनपीए में वे भी एक हिस्सेदार हैं, क्योंकि पुराने उनके चीज़ें ऐसी है कि बैंक, अच्छा मैंने आने के बाद बैंकों को ठीक करने पर लगा हुआ हूँ। मैंने पहली बार बैंकर्स का चिंतन शिविर किया था, और डूज एंड डोंट्स थे, और मैंने कहा था आप लिख करके रखिए, सरकार में से अब एक फ़ोन नहीं आएगा। तो ये चीज़ों ने काफ़ी स्क्रू टाइट किए हुए हैं। उसके बावजूद भी इतनी तेज़ी से रोड बनना, इतनी तेज़ी से रेलवे का आगे बढ़ना, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में 6 गुना बढ़ोतरी हुई है। तो ये चीज़ें दिखाती हैं कि शॉर्टकट हमने नहीं चुना। अब तो स्थिति काफ़ी सुधर गई है, तो वो चिंता का विषय रहा नहीं है। लेकिन मैं बिगिनिंग के दिनों की बात बताता हूँ, 2014 मई जून की। लेकिन मैंने वो रास्ता, कठिन रास्ता चुना, और देश में जो निष्पक्ष भाव से एनालिसिस करने वाले लोग हैं, वो जब इसका एनालिसिस करेंगे तो मुझे विश्वास है कि उनके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। पर मोदी जी, कच्चा चिट्ठा तो आपने फिर भी एक तरीके से खोल ही दिया। काफ़ी लोग कहते हैं कि ब्लैक मनी पे क्रैकडाउन करके आज ज़्यादातर छोटे मोटे बिजनेसमैन या तो दुबई या लंदन में छुपे हुए हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल डायनेस्टीज़ को भी आपने नहीं छोड़ा, तो क्या ये प्रक्रिया जारी रहेगी? पहली बात है कि अभी तक पॉलिटिकल दृष्टि से न मैंने सोचा है, न मैं सोचूंगा। मैं 14 साल तक एक राज्य में मुख्यमंत्री रह के आया हूं, और इतिहास गवाह है कि मैंने राजनीतिक कारणों से एक भी फाइल कभी खोली नहीं थी, और मुझ पर ऐसा आरोप कभी नहीं लगा है। यहां भी मुझे 2.25 साल हुए हैं। सरकार की तरफ से कोई फाइल खोलने की इंस्ट्रक्शन नहीं है। कानून कानून का काम करेगा, मुझे लिपापोती करने का भी हक नहीं है। कानून कानून का काम करेगा। तो किसी डायनेस्टी को हमने नहीं छोड़ा, ये जो आपका एनालिसिस है वो सही नहीं है। दूसरी बात है, मेरी सरकार बनने के बाद पहले ही दिन मेरी सरकार की पहली कैबिनेट का पहला निर्णय था, जो 4 साल से अटका पड़ा था पुरानी सरकार में, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद अटका पड़ा था, और वो था ब्लैक मनी को लेकर के एसआईटी बनाना। हमने एसआईटी बना दी, एसआईटी काम कर रही है, सुप्रीम कोर्ट इसकी निगरानी कर रही है, और हम इस काम पे। दूसरा एक महत्वपूर्ण काम हुआ कि ब्लैक मनी के खिलाफ ऐसा कानून बना है कि अब हिंदुस्तान से कोई विदेश में रुपये भेजने की हिम्मत नहीं कर सकता है। तो ये तो एक काम हो गया कि नया ब्लैक मनी का खेल समाप्त हुआ। दूसरा, इन भारत के अंदरूनी जो काले धन है, उसके लिए हमने काफ़ी कानूनी परिवर्तन किए हैं। 30 सितंबर तक एक स्कीम चल रही है, अगर किसी को अभी भी मुख्य धारा में आना है तो हम मौका देना चाहते हैं। और मैंने पब्लिकली कहा है कि 30 सितंबर आपके लिए आखिरी तारीख है। किसी न किसी कारण से आपकी गलती हो गई या कुछ गलत हो गया है, जानबूझ करके किया है, अनजाने में किया, ये मौका है। आप मुख्य धारा में आ जाइए, और शांति की नींद लेने का रास्ता आपके लिए लेकर आया हूं मैं, उसको स्वीकार कीजिए। और 30 तारीख के बाद अगर मैं कोई कठोर कदम उठाता हूं तो कोई मुझे दोष नहीं दे सकता है। देश की गरीब जनता का पैसा है, इसको लूटने का अधिकार किसी को नहीं है।
और ये मेरा कमिटमेंट है। मैं पूरी ताकत से लगा हूँ और कोशिश जारी रखूँगा।